ठीक है बेटा, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. लास्ट क्लास में आई थिंक सो वी वर डूइंग विद द बोर्स एटॉमिक मॉडल. उसके बारे में हम लोगों ने सीखा था दैट व्हाट वाज बोर्स एटॉमिक मॉडल एंड वी हैव डेड विद फ्यू न्यूमेरिकल्स आल्सो ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल. था ना ऐसा? ठीक है, तो उसी से आगे प्रोसीड करते हैं. हम नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं क्या है हम लोगों के पास, ध्यान से देखेंगे. तो न्यूमेरिकल्स की बात करूंगा, बट उससे पहले मैं आपको एक बार फॉर्मूलाज रिकॉल करा रहा हूं सो दैट वी शुड रिमेंबर कि क्या थे. सबसे पहली चीज बेटा, बोर एटॉमिक मॉडल में एनर्जी निकालने का फॉर्मूला उसने हमें बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट शेल्स की एनर्जी हाउ डू वी कैलकुलेट. सो ई एन इट वॉज बिंग गिवन बाय ई एन किससे रिप्रेजेंट करते थे? ई एन वॉज गिवन बाय माइनस ऑफ 2.18 इंटू 10 raised to the power minus 18 z square by n square joule per atom. This was the energy for calculating the energy of a particular shell. किसी भी एक particular shell की आपको energy निकालनी है where z is the atomic number, n is the shell number. ऐसे ही बेटा फिर हमारे पास क्या बात थी बच्चा, डिफरेंस ऑफ एनर्जी का भी हमें फॉर्मूला सिखाया था दैट हाउ टू कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ एनर्जी. सो डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या था बच्चा? डेल्टा ई इज इक्वल टू ई n2 माइनस ई n1. बेटा n2 क्या था? जहां पर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, चाहे वो हायर पे जंप कर रहा हो चाहे वो लोअर पे जंप कर रहा हो, वी डोंट केयर अबाउट इट. वी ऑलवेज टेक n2 टू बी द वन जहां पे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, n1 टू बी द वन जहां पे इलेक्ट्रॉन ओरिजिनली प्रेजेंट है. तो डेल्टा ई is equal to 2.18 into 10 raised to the power minus 18 1 by n1 square minus 1 by n2 square into z square. This was the formula for calculating the difference of energy when an electron is jumping from a particular shell to a particular shell. Next it was the radius. Radius was being calculated by the formula 0.529 n square by z angstroms. 0.529 n square by z angstroms. This was the formula for calculating the radius. फिर हमारे पास बात आई थी बच्चा, ये जो एनर्जी डिफरेंस निकला था, दिस एनर्जी डिफरेंस इज बेसिकली बीइंग इक्वल टू hc बाय. तो अगर मुझे वेवलेंथ निकालनी है तो वेवलेंथ कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम हेयर लाइक दिस. बट मैंने क्या बोला था आपको बच्चा कि बाय दिस मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द वेवलेंथ इज वेरी a lengthy method, a cumbersome process, because पहले एनर्जी निकालोगे, फिर उस एनर्जी को hc बाय लैम्डा के इक्वल पुट करोगे, वहां से लैम्डा निकालोगे, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है. तो इसको इजी करने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट आया विद द नेम रेडबर्ग्स. रेडबर्ग्स ने एक फॉर्मूला दिया था हमारे को फॉर कैलकुलेटिंग द डायरेक्ट वेवलेंथ और वेव नंबर. दैट वाज बीइंग गिवन बाय न्यू बार इज 1 by lambda is equal to r into 1 by n1 square minus 1 by n2 square z square. ये था बच्चा. और r क्या था वहां पे? r is the Rydberg's constant. जिस r की वैल्यू थी बच्चा 109677 सेंटीमीटर inverse. This was r, and we also told that ki n2 should always be greater than n1 when we are using this particular formula, because wavelength or wave number can never come out to be negative. कभी भी wavelength और wave number negative नहीं आ सकता. Because of that particular reason बड़े वाले शेल को हर समय n2 लेना है और छोटे वाले शेल को हर समय n1 लेना है, चाहे इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं पर जंप कर रहा हो. We don't care about it. यही चीज सीखी थी हमने. नेक्स्ट, इसी में बेटा हमारे पास एक और बात आती है. हमने कुछ सीरीज के बारे में भी बात करी थी. इफ यू रिमेंबर, हमने कुछ सीरीज के बारे में भी बात करी थी. कौन कौन सी सीरीज? जैसे अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल पे जंप कर रहा है, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, इंफिनिटी से, अगर वो फर्स्ट शेल पे जंप करता है तो द नेम ऑफ द सीरीज वाज गिवन एज लाइमन सीरीज. अगर वो किसी हायर एनर्जी लेवल से सेकंड शेल पे जंप करता है तो द नेम ऑफ द सीरीज वाज गिवन एज पाल्मर सीरीज. अगर वो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से कर रहा है सेकंड पे तो बाल्मर. अगर वो
फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ से टिल इंफिनिटी कहीं पर भी थर्ड पे जंप करता है तो गिवन द नेम ऑफ पास्चन सीरीज। उसके बाद हमारे पास अगर वो फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ इंफिनिटी से कहीं पर भी फोर्थ पे जंप कर रहा है तो ब्रैकेट सीरीज। और अगर वो सिक्स से इंफिनिटी तक कहीं पर भी अगर वो फर्स्ट शेल पे जंप कर रहा है तो इसको हम नाम देते थे फंड सीरीज, दैट वी कॉल इट टू बी द फंड सीरीज। आर वी क्लियर? यही सब हमने डिस्कशन करी थी। आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद अब हमारे पास बात क्या आती है बच्चे, आगे मूविंग फर्दर देयर इज अ थिंग दैट एक फॉर्मूला और आता है फॉर कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस। मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस निकालने का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ n2 माइनस n1। सर ये क्या होता है? एमिशन लाइंस का मतलब बेटा कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करेगा तो एनर्जी रिलीज करके जंप करेगा। तो बोल रहा है अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन सिक्स शेल से ग्राउंड शेल पे आ रहा है, ग्राउंड शेल मतलब फर्स्ट शेल पे, अगर सिक्स से फर्स्ट पे आ रहा है तो उसके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि वो एनर्जी रिलीज कर करके ग्राउंड स्टेट पे आ सकता है। एक हो सकता है सिक्स से डायरेक्ट फर्स्ट पे आ जाए, एक हो सकता है सिक्स से फिफ्थ पे आए, फिफ्थ से फोर्थ पे आए, थर्ड पे, सेकंड पे, फिर फर्स्ट पे, सब में तो एनर्जी रिलीज ही कर रहा होगा। तो उस नंबर ऑफ एमिशन लाइंस का कि कितनी बार एनर्जी रिलीज कर करके, कितनी पॉसिबिलिटीज से एनर्जी रिलीज कर करके वो ग्राउंड स्टेट पे आ सकता है या किसी भी लोअर एनर्जी लेवल पे आ सकता है फ्रॉम हायर, द फॉर्मूला इज समीशन ऑफ n2 माइनस n। एम आई क्लियर? एंड वन मोर थिंग दैट हमने ये बात अभी सीखी, तो कैन आई से बच्चा दैट डेल्टा ई इज, कैन आई से दिस, क्योंकि बेटा एच और सी तो कांस्टेंट है ना बच्चा, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट, तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए वी इंट्रोड्यूस द कांस्टेंट। तो कैन आई से दैट डेल्टा ई एंड लैम्डा आर इनवर्स प्रोपोर्शनल वन? पक्का से, बिकॉज वी वुड बी डूइंग द क्वेश्चन ऑन दिस। अगर नहीं क्लियर हुआ तो पूछो, आई वुड क्लियर इट ऑफ। डेल्टा ई एंड लैम्डा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? पक्का? चल, अब सब बातें मैंने बता दी हैं। अगर कुछ चीज नोट डाउन नहीं कर रखी थी तो जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे इसको, नहीं तो वी वुड बी स्टार्टिंग ऑफ विद द क्वेश्चन। वैसे मैक्सिमम चीजें नोट डाउन करी थी, जो जो नहीं करी हुई उसको नोट डाउन कर लो सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द। कितनी कितनी पॉसिबिलिटी से वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा है बाय रिलीजिंग द एनर्जी। हर बार रिलीज होनी है, ये फिक्स्ड है। अब वो किस किस तरीके से आ सकता है, प्रोबेबिलिटीज उसके बारे में बात करता है। तो वो क्वेश्चन भी करेंगे जस्ट इसके बाद, अभी वैसा क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियरिटी मिल जाएगी। बोल, अगर एनर्जी निकालनी है तो n1 वो होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन अभी प्रेजेंट है और n2 वो होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन जंप करता है, जब ये डेल्टा ई निकालना होता है। बट जब ये निकालना होता है लैम्डा, तो हम क्या करते हैं, बड़े वाले को n2 लेते हैं, बड़े वाले को n2 लेते हैं और छोटे वाले को हर समय n1 लेते हैं। क्यों? क्योंकि लैम्डा और न्यू बार मतलब वेवलेंथ और वेव नंबर कैन नेवर कम आउट टू बी नेगेटिव, तो उसको पॉजिटिव रखने के लिए बड़े वाले को n2 लेते हैं, छोटे वाले को n1 लेते हैं। Z है बेटा, radius of a particular shell is 0.529 n square by z angstroms, n square by z angstroms। नोट डाउन कर लिया? आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन, पेज नंबर, हाँ पेज नंबर 36 पे क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 1।
पेज 36 क्वेश्चन नंबर 1 करो बेटा, आगे कर लिया नोट डाउन? पेज नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 1 आ जाओ। चले शुभम पढ़ बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे बच्चे क्या कह रहे हैं ये। लैम्डा निकालना है और वेव नंबर निकालना है, दोनों कब? जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करता है इन अ हाइड्रोजन एटम। हमने क्या सीखा? जब भी हमें वेवलेंथ और वेव नंबर निकालना होगा तो छोटे वाले को n1, बड़े वाले को n2 विदाउट एनी सेकेंड थॉट इन इट। सो n2 क्या हो जाएगा बेटा? 2, n1 क्या हो जाएगा? 1। हमारे पास फॉर्मूला किसका? न्यू बार इज 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। यही था बेटा। तो इट वुड बी न्यू बार, पहले न्यू बार निकाल लेते हैं। न्यू बार इज इक्वल टू आर, दैट इज 109677। 1 बाय n1 स्क्वायर इज 1 माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर दैट इज 4। हाइड्रोजन में बात कर रहे हो तो z इज 1। तो न्यू बार इज 109677 इंटू 3 बाय 4 इंटू 3 बाय 4। बस इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेते हैं, या ज़्यादा इजी है। 3 बाय 4 हमारे पास क्या होता है? न्यू बार इज 109677 इंटू 3 बाय 4 30 बाय 4 दैट इज 0.75। बस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको। 109677 इंटू 75 5 38 30। ये आ रहा है बेटा। तो इट वुड बी 822257.75। यार ये वैल्यू चेक करना एक बार बेटा। न्यू बार इज 822257.75 सेंटीमीटर इनवर्ड। एम आई क्लियर विद दिस? क्लियर है बेटा? पक्का? चलें आगे। अब इसका रेसिप्रोकल भी निकालना है क्योंकि हमें वेवलेंथ निकालनी है, तो वेव नंबर निकाला। तो वेवलेंथ लैम्डा इज 1 बाय न्यू बार, सो 1 बाय 822257.75 और 100 बाय दैट वुड बी 0.000056। अब सॉल्व करते हैं जल्दी से। 822575। हाँ ठीक है। तो वुड बी 1 5 5
1774225 तो आ गया 0.00001 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, calculations beta we should be alert with that because calculation would be like that कि we have to practice them up. It's not that कि एक बार क्वेश्चन किया और हो गया, वैसी वाली नहीं है। कैलकुलेशन में गड़बड़ करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। To avoid that we have to practice it multiple times. एक पूरे पेपर में न्यूमेरिकल की जो सीबीएसई की वेटेज है, जो बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है, वो होता है 20%। तब 70 मार्क का पेपर है तो 14 मार्क्स, तो 12 to 14 मार्क्स तक आते हैं न्यूमेरिकल, से ज़्यादा केमिस्ट्री में नहीं आते, बट ये फिजिक्स में एप्लीकेबल नहीं होता। तो है ही, इसके नहीं हो रहे, बता यार, इसके तो उल्टा आसान है न्यूमेरिकल्स। मैथ्स पेपर जैसा बनाएंगी, बात नहीं बनाने तो क्या हो गया, तो अच्छी बात है, मैथ्स पेपर जैसा बनाएंगे तो उसमें तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ही तो होएगा, और क्या होगा फिर, एक्चुअल। ठीक है, समझ में आ गई बात, पक्का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कोई डाउट्स? रोनित समझ में आ गया? चलो लेट्स मूव फर्दर देन। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। विविका पढ़ रही है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से सुनोगे क्या बोल रही है। हाँ बेटा पढ़। Calculate the shortest and longest value in Balmer series of hydrogen spectra. Very important question, a very good question. We have to calculate the shortest and longest wavelength value in Balmer series of hydrogen spectra. पहली बात, वो हमसे Balmer series के लिए बात कर रहा है, first thing. Second thing, वो हमसे wavelength values निकालने के लिए बात कर रहा है, कब? In the Balmer series. Shortest wavelength और longest wavelength, दो चीजें। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने एक चीज पढ़ी थी, दैट एनर्जी डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, हाँ या ना बच्चा? हमें लैम्डा निकालने के लिए बोला है शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। अगर मुझे शॉर्टेस्ट लैम्डा निकालना है, इसका मतलब एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होना चाहिए। अगर मुझे लॉन्गेस्ट ये निकालना होगा लैम्डा, तो एनर्जी डिफरेंस, तो मतलब जो मुझे लैम्डा निकालना है उसका अपोजिट एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए। अगर लैम्डा शॉर्टेस्ट निकालना है तो एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम, और अगर लैम्डा लॉन्गेस्ट निकालना है तो एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम। शॉर्टेस्ट के लिए मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट के लिए मिनिमम। वी हैव टू रिमेंबर दैट्स इट। आओ आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब पहली चीज हमने क्या सीखी बेटा, दैट बाल्मर सीरीज की बात कर रहा है तो मेरे पास N1 फिक्स्ड हो चुका है, दैट N1 वुड बी 2, वो तो फिक्स्ड है, उसको चेंज नहीं कर सकते हम चेंज किसको कर सकते हैं? N2 को कर सकते हैं हम चेंज। चलो आओ, तो पहले अगर मैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए बात करूं आपसे, बेटा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए जो आपका एनर्जी होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूं N1 तो फिक्स्ड है, वो तो कभी चेंज ही नहीं होएगा बाल्मर सीरीज में, तो 2 से कहां पे जंप करे कि एनर्जी डिफरेंस मिनिमम आए? बेटा सेकंड से अगर इंफिनिटी जंप करेगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी या सबसे कम? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? कम एनर्जी। तो मतलब सेकंड से थर्ड पे जंप करेगा तभी तो सबसे कम एनर्जी लगेगी। तो N1 would be 2, N2 would be, for this the energy required would be minimum. अगर एनर्जी required minimum होएगी तो we would get the maximum wavelength, we would get the longest wavelength जो हमें चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता था वेवलेंथ का? 1 by lambda is equal to R into 1 by N1 square minus 1 by N2 square into Z square। तो 1 by lambda
इज 109677 इंटू 1/n1 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर दैट वुड बी 4 माइनस 1/n2 स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर दैट वुड बी 9 इंटू हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं तो 1, तो 1 बाय लैम्डा इज 109677 इंटू 5/36, so lambda would come out to be 36 by मैम आपको 109677 इंटू 5 करके दे सकता हूँ, डिवाइड आप करो, आता नहीं आप लोगों को तो आता है तो रोज मैथ्स पढ़ते हो यार। ये आ रहा है बेटा 548385, इसको डिवाइड करना है मतलब 36 को डिवाइड करना है इस नंबर से 548385 से कर दो, वेरी इजी। यार डिवाइड करना भी कोई मुश्किल होती है चीज, बताओ फिर। ये तो देविका ही बताएगी मुझे तो अभी। हाँ देविका जल्दी से बेटा, वेरी गुड। बस ये आधे तक पहुंच चुकी है, जल्दी बता बेटा। मैं बताऊंगी सर। फिर बेटा डिवाइड कर ले जल्दी से अब। जल्दी से देविका, शुभम का निकलने ही वाला आंसर। हाँ जी 6559 पॉइंट एंगस्ट्रॉम, वहां पे यही दिया हुआ आंसर, इसलिए ऐसा है क्या? एंगस्ट्रॉम में कैसे निकाल दिया? 1/r की वैल्यू, कोई बात नहीं कर जल्दी। अरे उसने 1/r की वैल्यू, इसको रेसिप्रोकल करके 1/r ले लिया इसको, तो उसकी वैल्यू निकाल दी है। मतलब 109677 अगर इसको रेसिप्रोकल तो हमें करना ही था ना, तो 36/109677 इंटू 5 था, तो 1/109677 इज 911 एंगस्ट्रॉम, तो वो बता रहा था। कोई मना 0.0000 बस बहुत है इतना, दिस मच सेंटीमीटर। ठीक है वेरी गुड, देखो निकाला ना देविका, नहीं पहले चल ठीक है यार तूने निकाल दिया बस। अरे उसने याद कर रखा था एंगस्ट्रॉम में आंसर, इसलिए हाँ निकलेगा हमारा सेंटीमीटर में ही, तूने बिल्कुल ठीक निकाला बेटा। चलो इसके बाद गलत, तो एंगस्ट्रॉम में भी छोड़ सकता है, कोई जरूरत नहीं है कि उसको सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालनी है बेटा? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है बच्चा, ये तो और इजी है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी शुड बी मैक्सिमम, और एनर्जी मैक्सिमम कब होगी बेटा? n1 शुड बी 2 एंड n2 शुड बी इंफिनिटी बच्चा, क्योंकि लास्ट शेल कौन सा है? इंफिनिटी शेल है। मैक्सिमम एनर्जी कब लगेगी? जब 2 से इंफिनिटी। तो बच्चे
1 by lambda is r into 1 by n1 square minus 1 by n2 square into z square. So 1 by n1 square is 4 minus 1 by infinity square into 1 square. So it is 109677 by 4 is 1 by lambda. So lambda would be 4 by 109677. जल्दी से निकालो लैम्डा क्या आ रहा है फास्ट. Go for it fast. फोर बाय 109677. रोनित क्या आंसर आ रहा है जल्दी. हर्षित वो एंगस्ट्रॉम में आए चाहे किसी में भी आए वो तो बेटा सेम ही आएगी ना वैल्यू. तो 10 रेज टू द पावर ही तो होगी जो चेंज आएगा. He is saying 0.00036. एक बार चेक करके देख लो. इज दिस द आंसर? हाँ, दिस मच सेंटीमीटर्स. बोलो बेटा. Am I clear? Any doubts? Any problems? Anything? पक्का से अच्छे से एक क्वेश्चन करके दिखाओगे अगर क्लियर है तो. ठीक है. इफ एवरीथिंग इज क्लियर लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9th. You all would be doing it 9th. I would not be solving it. Question number 9th of page 37. Exactly identical question that we are doing. उसी का ही 2 copied question है 9th question. जल्दी से go for it. स्टार्ट करते हैं फिर. नेक्स्ट आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10th के साथ. 9th आपने अभी किया है. नेहा मेरे साथ अब बेटा ध्यान देगी क्वेश्चन नंबर 10th पे. पेज नंबर 37. बुक है तेरे पास बेटा? बुक नहीं है? हाँ हाँ हाँ. देविका बुक बेटा पीछे उसको देते ले लियो बाद में. क्वेश्चन नंबर 10th पे आ जाओ बच्चे. शगुन पढ़ बेटा 10th क्वेश्चन. प्लस आयन. हाँ तो आपको अभी तक क्वेश्चंस जो कर रहे थे उसमें हर जगह हाइड्रोजन एटम की बात हो रही थी. कहीं पर भी हीलियम या किसी और की बात नहीं आई थी. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन where they are discussing with us about the He plus ion. तो मतलब Z चेंज होगा और फर्स्ट ऑर्बिट की निकालनी है. तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बच्चा हमारा? En is minus of 2.18 into 10 raised to the power minus 18 Z square by n square जूल पर एटम. तो E1 फर्स्ट शेल के लिए बोल रहे हैं. माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 18 फर्स्ट शेल के लिए. तो 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर. तो E1 कम्स आउट टू बी माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू दी पावर, सॉरी कर लेते हैं, तो चेंज कर लेते हैं. तो दैट वुड बी माइनस ऑफ 8.18
72 into 10 raised to the power minus 18 joule per atom is the energy of the helium first orbit. हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी इज माइनस ऑफ 8.72 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम. हाँ बेटा बोल. बेटा नेगेटिव का मतलब होता है बच्चा अट्रैक्शन. नेगेटिव डिनोट करता है अट्रैक्शन को और पॉजिटिव डिनोट करता है रिपल्शंस को. दो चीजों को. तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते ना. दैट्स व्हाई इट वुड कम आउट टू बी नेगेटिव. इसलिए तो हम कहते हैं जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हो, इन्फिनिटी पे चले जाते हो, तो एनर्जी जीरो हो जाती है, बिकॉज देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन द टू. तो जितना न्यूक्लियस के क्लोजर आते जाओगे अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, एनर्जी मोर एंड मोर नेगेटिव होती जाएगी. दैट इज द मेन थिंग. क्लियर? चलें आगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फिर आ जाओ जल्दी से अब नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज पे, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज. पेज नंबर मुझे बता दो कोई. चल आगे चल. हाँ ये पेज नंबर 43 पहले 43 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 10th जो आज चीज सिखाई है उसी का क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस वाला. क्वेश्चन नंबर 10th पेज नंबर 43 पे है ना. पेज 43 क्वेश्चन नंबर 10th. पर शुभम क्या कह रहे हैं? तो मतलब अभी इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट है बच्चा? n इज इक्वल टू 6 में. n1 इज इक्वल टू 6 और इट इज ड्रॉपिंग टू द ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है बच्चा फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है सिक्स्थ शेल से. जब 6 से फर्स्ट पे आएगा तो बोल रहे हैं कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस होंगी आपके पास, वो पूछ रहे हैं. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस का फॉर्मूला हमने सीखा है. मैक्सिमम नंबर ऑफ emission lines is given by the formula summation of n2 minus n1. So it would be summation of 6 minus 1, that is 5. तो summation of 5 होता है बच्चा 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 comes out to be 3 emission lines. बोलो बच्चे. अब इसको मैं आपको सिग्निफिकेंटली समझाता हूं कैसे ये चीज. कहां पे बेटा? क्यों -5 होएगा? क्या एनर्जी निकाल रहे हैं यहाँ पे हम? मैंने क्या सिखाया था, कहीं पर भी बड़ा वाला शेल जो होएगा वो हर समय क्या होएगा? n2 होएगा, छोटा वाला शेल n1. अगर एनर्जी निकाल रहे होते तो हमें ये सोचना होता है क्या है. एल्स एमिशन हो रही है तो एमिशन होने में तो हर समय बेटा n2 क्या होएगा? बड़ा होएगा, n1 छोटा होएगा. तो क्या एमिशन लाइंस नेगेटिव आ सकती हैं? नंबर नेगेटिव आ सकता है कभी भी? बच्चे इसको चेंज कर, इसको n2 लिख ले, इसको n1 लिख लेते हैं. अब ठीक है, हर समय ये ध्यान रखना है कि बड़े वाले शेल को हमें n2 लेना है, छोटे वाले शेल को n1 लेना है. ये चीज ध्यान रखनी है. अब मैं आपको सिग्निफिकेंटली ये समझाता हूं क्या चीज थी. ये देखो, आंसर तो हमने निकाल लिया, बट क्या कहना चाह रहा था वो देखते हैं. ये है बेटा, शेल नंबर 6 से शेल नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन को जंप करना है, ये चीज. अब बेटा 6 से 1 पे जंप करने के वी हैव मल्टीपल वेज. कैसे? एनर्जी एमिट होनी चाहिए हर बार, ये चीज बोल रहा है. एमिट कब होएगी? जब भी हायर से लोअर पे जाएगा. तो बच्चा हो सकता है 6 से वो कहां पे आना चाहे, पहले चाहे कि मैं 5th पे आ जाऊं, 5th से नीचे जाएगा बाद में. वो चाहे कि 6 से मैं कहां पे आ जाऊं? 4th पे आ जाऊं, 4th से नीचे जाता जाएगा बाद में. 6 से 3rd पे आ जाऊं, 6 से 2nd पे आ जाऊं और 6 से 1st पे. एनर्जी करके सारे वेज हैं, यस और नो. इसके अलावा भी कोई तरीका है?
6 से बस पूछ नहीं। अब अगर इलेक्ट्रॉन 5th पे आ चुका है बेटा, तो 5th से कहां आ सकता है? 4th पे आ जाए, 5th से 3rd पे आ जाए, 5th से 2nd पे आ जाए, या 5th से 1st पे। 5th से नीचे आने के सब तरीके थे। अब अगर इलेक्ट्रॉन 4th पे आ चुका है, तो 4th से कहां कहां आ सकता है? 3rd पे, 2nd पे, 1st पे। अब जब 3rd पे आ चुका है, तो 3rd से कहां कहां आएगा? आइदर 2nd और 1st। और अगर 2nd पे है, तो 2nd से एनर्जी रिलीज कहां आएगा? अब चेक करके देख लो कितनी एमिशन लाइंस आ रही है। आ रही है? फॉर्मूला उसका डिराइव कर लिया। इवेंचुअली दिस इज द थिंग व्हाट वी आर डिस्कसिंग। पक्का? डाउट्स? जैसे तो इसको भी बना लो ताकि आपको याद रहे हम कर क्या रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता हो दैट व्हाट वी आर डूइंग इन दिस क्वेश्चन। हाँ बेटा बोल। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होता है बेटा कि किसी भी लोअर शेल से हायर शेल पे जंप करा तो वो एक्साइट हो रखा है। जो उसकी ग्राउंड स्टेट है, मतलब मान लो हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट होती है 1 से वो किसी भी शेल में जाके जंप हो रखा है, तो दैट इज द एक्साइटेड स्टेट। चाहे वो 2nd पे हो, चाहे 3rd पे हो, नॉट एट 1, वो सारी एक्साइटेड स्टेट्स होंगी। अब वो एक्साइटेड स्टेट से नीचे आ रहा है, ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है। चलो बेटा, मैं क्वेश्चन नंबर 11th पे आना चाह रहा हूँ। अब सेम कॉन्सेप्ट का है क्वेश्चन नंबर 11th। आ जाओ 11th क्वेश्चन। 11th मैंने कहा पढ़ बेटा 11th क्वेश्चन। ठीक है। कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मतलब हमारे को बोला है वेव नंबर निकालने के लिए, वेवलेंथ नहीं बोली। किसके लिए? फॉर द लॉन्गेस्ट। अगर बच्चा वेवलेंथ लॉन्गेस्ट निकालने तो एनर्जी शुड बी, हम एनर्जी मिनिमम कहां से कहां होती है? बाल्मर सीरीज के लिए कह रहे हैं तो 2 से, तो मतलब n1 क्या है बच्चा और n2 क्या है बेटा? तो न्यू बार इज r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू z²। yes or no? तो न्यू बार इज r क्या है? 109677 इंटू 1/n1² दैट इज 4 माइनस 1/n2² दैट इज 9 इंटू 1। तो न्यू बार इज 36 और यहाँ पे 5। तो न्यू बार आ जाएगा बेटा 10। पीछे से आंसर देखो ना, हमने निकाला तो था ये आंसर 0.0000065 आई थिंक 0.00065 सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। एम आई क्लियर? उल्टा क्यों करेंगे? तो फिर इसका 1/, करना पड़ेगा। तो हमने 1/, वाली वैल्यू भी तो निकाली थी। एक बार देखो 1/, वाली वैल्यू क्या निकाली थी, चेक करो एक बार। नहीं निकालती? चलो तो कोई बात नहीं, तो कर लो। तो 1/, दैट हो जाएगा 0.0000065 था ना। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय ऐसा कुछ होएगा। चेक करो जरा।
1 बाय दैट होता ना, तो मैंने उसको 1 बाय कर दिया, बस उस वैल्यू को डिवाइड कर दिया मैंने 1 से, जो हमने अभी निकाली थी वैल्यू। जो भी वेवलेंथ की होती है उसका रेसिप्रोकल, मतलब -1। अगर वेवलेंथ सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगा, वेवलेंथ मीटर में है तो ये मीटर इनवर्स में आ जाएगा। देखो देखो, फिर बोल 2 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल। मतलब वो इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी कहीं से भी ले सकता है ना, जरूरी नहीं है जो उसने लूज करी वो दूसरा वाला गेन करेगा। वो एनर्जी तो एटमॉस्फेयर में से भी ले सकता है, इट कैन बी पॉसिबल। क्या आ रही है बेटा वैल्यू? सेंटीमीटर मीटर में चेक करो जल्दी से, क्या आ रही है? 1.52। एक बार देखो क्या है। नहीं 1.52 ठीक है, हाँ ये ऐसे ही आएगी 1.52 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर्स में आ रहा होगा ना इसका। हाँ ठीक आ रहा है बिल्कुल। अगर इसको मीटर्स में करोगे तो 6 हो जाएगा। ये आंसर वहां देखना क्या दे रखा है, 6 मीटर्स में दे रखा होगा वो, तो हमने सेंटीमीटर्स में निकाला है तो बिल्कुल ठीक आया 1.52 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर्स। परफेक्ट, कोई गलती नहीं है। हाँ बच्चा, जैसे लगा रहा है, चालू मैं निकाल के दिखाऊं एक बार यहाँ पे, फिर अगर फिर भी नहीं समझ पाएगा तो देखता हूँ आपका। इसको मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यू आई थी ये बता दो मुझे एक बार। 548385 डिवाइडेड बाय 36, तो 36 1 would be 40 14 18 188। 36 इंटू 5 180 हो जाएगा, 583। 36 इंटू 2 72 2 118। 36 इंटू हम से करते हैं, ये आ जाएगा 18 1 8 10 5। क्या आ रहा है बेटा? 15232.9 and that too would be a centimeter। हाँ बोलो बेटा, तो भी कोई 5/36 क्या आया? 0.13 एग्जैक्ट, उसके आगे कुछ नहीं आ रहा था, इसी वजह से डिफरेंस आएगा। 13 के आगे क्या वैल्यू आ रही है? 13 के आगे अगर वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 या 5 से बड़ी आएगी तो राउंड ऑफ भी तो करना पड़ेगा ना, इस वजह से डिफरेंस आ रहा है, और कोई डिफरेंस। आंसर वैसे ठीक है। क्या है, आप ऐसे निकालो या पहले डिवाइड करके निकालो, उसमें डिफरेंस तो बस डिफरेंस इसलिए है राउंड ऑफ नहीं हो पाया, और जो थर्ड डेसिमल पॉइंट आ रहा था वो हम ले नहीं पाए बस। 10⁸ सेंटीमीटर्स कैसे आया ये? हमारी वैल्यू तो सेंटीमीटर्स में आएगी, ये तो ठीक है। वन पॉइंट 52 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर्स आना चाहिए फिर तो। एक बार देखो आप लोगों का 8 कैसे आ रहा था, 4 आना चाहिए, चेक करना कैसे आएगा 8। तुम्हारे सामने डिवाइड किया है देखो मेरे बच्चे, मैंने सामने किया तेरे डिवाइड, यही किया है डिवाइड, यही हुआ है।
ये वैल्यू हमारी किस में आ रही थी, सेंटीमीटर्स में आ रही थी। इसको अगर लिखूंगा तो यही तो लिख सकता हूँ, 8 कैसे लिखूंगा आप बताओ, 4 आएगा, 8 नहीं आएगा। वहां कितना दिया हुआ है, वहां कितना दिया हुआ है, 10⁻6 दिया हुआ है। और वो 523 से क्या होगा, 1.523, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू 10⁻6 दिया हुआ है वहां पे लीटर्स में। इनवर्स है तो वही होएगा ना बेटा, तो ठीक ही है, हमारा भी ये इनवर्स में ही तो आया था, तब तो ठीक ही आया, क्योंकि फिर तो इनटू करोगे ना, फिर डिवाइड थोड़ी ना करोगे, इनटू करोगे तो सेम आएगा, 10⁻6 हो जाएगा वो, क्योंकि वहां मीटर इनवर्स है ना बेटा, रेसिप्रोकल वाला काम है इसलिए। क्लियर, पक्का। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ अब जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 22 2 47 पेज नंबर या 48 जो भी है, 44 क्वेश्चन नंबर 22। हर्षद पढ़ सब 22 क्वेश्चन जल्दी से। Show that the circumference of the Bohr's orbit is an integral multiple of de Broglie's wavelength associated with the electron revolving around the orbit। पहली बात circumference का फॉर्मूला जल्दी से, 2 पाई आर, नहीं बेटा हम सर्कुलर लेके ही चलते हैं उसको, 2 पाई आर इज इक्वल टू, आपको ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है दैट की 2 पाई आर लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल है, ये प्रूफ करो आप। 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा प्रूफ करने के लिए आपसे बोल रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? पहले तो ये बोलो दिस नीड टू बी प्रूवन। इज दिस क्लियर? पक्का? इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है बेटा 2 पाई आर या तो लैम्डा के इक्वल आए, या 2 इंटू लैम्डा, 3 इंटू लैम्डा, 4 इंटू लैम्डा, एनी नेचुरल नंबर इंटू लैम्डा। इट कैन नॉट बी डेसिमल्स, इट कैन नॉट बी fractions, that is an integral multiple। तो 2 pi r is equal to n lambda हम लोगों को प्रूफ करना है बच्चा। तो सबसे पहली बात हम लोगों ने जहां पे बोर्स एटॉमिक मॉडल स्टार्ट किया था, मैंने वहां बोला था दैट द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट can revolve in those ones only where the angular momentum of an electron is an integral multiple of h by 2 pi। Have we discussed about this? Yes or no? चेक कर सकते हो, जहां बोर्स एटॉमिक मॉडल स्टार्ट किया सबसे पहले यही बात मैंने डिस्कस करी थी आपसे। mvr इज इक्वल टू nh by 2 पाई। याद है कि इलेक्ट्रॉन हर शेल हर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता, वो वहीं पर रिवॉल्व करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h by 2 पाई के इक्वल होगा। अगर नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिवॉल्व इन दैट पर्टिकुलर शेल और ऑर्बिट। याद बात? और एक फॉर्मूला हम लोगों ने डी ब्रोगलीज का पढ़ रखा है। डी ब्रोगलीज वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू h बाय, हाँ या ना? बोलो जल्दी से। तो बच्चे अगर यहां पे मैं लिखना चाहूं तो कहना है राइट फ्रॉम 1 2 पाई आर इज इक्वल टू NH बाय mv लिख सकते हैं ऐसा। फ्रॉम 1 2 पाई को ऊपर ले गया और mv को नीचे ले आया। ये बच्चा दिस 2 पाई एंड mv की पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया। h बाई 2 पाई किसके इक्वल है? लैम्डा बाई 2 पाई तो लैम्डा है ना बच्चा। तो क्या हो गया? ये लो, यही तो प्रूफ करना था आपको, हो गया। हमने दो फॉर्मुलेस पढ़े थे, एक वेवलेंथ का फॉर्मूला ये रहा डी ब्रोगलीज वेवलेंथ का फॉर्मूला, एक बोर्स एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करते ही सबसे पहले ये चीज, दोनों को इंटर रिलेट करके आई एम गेटिंग दैट 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा और एन एच बाय एम बी। बेटा वो तो रेडियस निकालने का है ना किसी भी शेल का, अगर आपको रेडियस फाइंड आउट करना है तब। हमने किया तो था क्वेश्चन, लास्ट क्लास में ही किया था इसका क्वेश्चन हमने। यहां पे आपको वैल्यू नहीं निकालनी, आपको प्रूफ करना है बस।
आपसे वैल्यू पूछी ही नहीं उन्होंने। एम आई क्लियर विद दिस? पक्का से? हर्षित समझ में आई बात? हर्षिल सॉरी, हर्षिल समझ में आ गई बात? चलें आगे। आता ही नहीं पर हर बार यही बोला, आज बता। अपना ही नाम इसको ध्यान नहीं है, बोल रहा आप ध्यान आया कि मेरा नाम तो हर्षिल था और आप मुझे हर्षित बुलाते हो रोज। तुझे लगा होगा कि हर्षिल ही बोल रहा हूँ, है ना? मैं हर्षित बोल रहा था हर बार। चलो चलें आगे बेटा, आप आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 क्वेश्चन नंबर 23 शगुन पढ़ रही है, पढ़ बेटा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीचर्स फेवरेट क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन वैसा है। चलो पढ़ बेटा 23। तेज बोलो थोड़ी सी ताकि समझ में आए, सबको सुनाई दे। ठीक है, बोल रहे हैं व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज दैट ऑफ द पाल्मर ट्रांजिशन फ्रॉम n is equal to 4 to n is equal to 2 इन हीलियम प्लस। जैसे क्वेश्चन समझना, कहना क्या चाह रहे हैं, सॉल्यूशन बाद में सोच। बोल रहे हैं लैम्डा फॉर हाइड्रोजन एटम एंड लैम्डा फॉर हीलियम प्लस आयन सब सेम होगा, किस ट्रांजिशन के लिए सेम होगा? अगर हीलियम प्लस में इलेक्ट्रॉन 4 से 2 में जंप कर रहा है तो बताओ हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पे जंप करे कि दोनों की वेवलेंथ सेम हो जाए। क्वेश्चन क्या बोला पहले तो, ये मैंने बोला हीलियम प्लस आयन में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम 4 to 2 इन He प्लस आयन, तो बताओ हाइड्रोजन में कहां पे कि दोनों की वेवलेंथ हो गया। अब आते करना, अब पहली बात, अगर दोनों की वेवलेंथ सेम है तो क्या मैं कह सकता हूं बेटा दोनों का 1/λ भी सेम होएगा, क्योंकि 1/λ का हमें फॉर्मूला आता है। तो आई वुड राइट दैट 1/λ फॉर हाइड्रोजन एटम is equal to 1/λ for helium plus ion, 1/λ for hydrogen atom is equal to 1/λ for helium plus, और 1/λ का फॉर्मूला क्या होता है? R इंटू 1 बाय माइनस 1 बाय इंटू इज इक्वल टू R इंटू 1 बाय माइनस 1 बाय इंटू z स्क्वायर। बेटा क्या दोनों का R सेम होगा? हेडवर्क्स कांस्टेंट तो सेम ही होगा ना, वो थोड़ी ना डिफरेंट हो सकता है। R से R कैंसिल बच्चा, Z से Z कैंसिल कर दूं? नहीं कर, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम, तो अलग होंगे। आओ 1/n1 स्क्वायर मुझे नहीं पता, माइनस 1/n2 स्क्वायर मुझे नहीं पता, इंटू Z तो 1 होता है हाइड्रोजन के लिए, इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर माइनस 1 बाय, जरूरत ही नहीं है ना बेटा, यहाँ पे तो वैल्यू पुट करनी ही थी, वैसे ही मैंने वैल्यू पुट कर दी, इंटू Z स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4/4 माइनस 4/16। अगर डिवाइड करता हूं तो क्या हो जाएगा? 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस 1/4। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कुछ नहीं करना,
कोई एलसीएम मत लो, कुछ मत करो, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। कंपेयरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, n1 स्क्वायर 1 आ जाएगा और n2 स्क्वायर 4 आ जाएगा। और बच्चा स्क्वायर से अब जब नॉर्मल n निकालोगे तो इट शुड बी प्लस माइनस, बट बेटा कभी भी शेल तो माइनस हो नहीं सकता, तो नेग्लेक्टिंग दैट n1 क्या हो गया बेटा 1 और n2 क्या हो गया बच्चे, राइट। पक्का से very good question. These type of questions can be asked any of these type. तो ये तो one of the questions था, ऐसा क्वेश्चन कोई और भी पूछा जा सकता है हमसे। Great. एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 24th, and with question number 24th I think so now the Bohr's atomic model questions are all done. Bohr's atomic model is being finished. अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल पोर्शन बचा हुआ है, छोटा सा पार्ट, दैट इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. Once that is being done, the Bohr's atomic model would be done, all the drawbacks of that we would be finished with, and we can move further with the next topic, that is quantum theory of radiation. So in the next class I would be starting off with Heisenberg as well as the drawbacks of the Bohr model and the quantum theory of radiation, which is very topic, the last topic of the chapter and one of the most important topic, क्योंकि पूरा electronic configuration, how to write the electronic configuration, we start from there. आज तक आप लिखते हो KLMN की फॉर्म में 281, 2881, 282, 283, but now we would be studying the configuration in terms of subshells and orbital. 1s2 36 ऐसी configuration देंगे, that we would be starting from the next class. very important class. और next class का कहीं से भी relation पीछे वाली classes से कुछ नहीं होएगा, so don't keep that thing in mind कि कोई भी चीज़ छूटी है या कुछ हुआ है तो you would not be able to. It would be a completely different topic, completely. चलो